नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। अंदर की बात में आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही क्यों संसद का बहिष्कार कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री उस वक्त अपना भाषण दे ही रहे थे। विपक्ष प्रधानमंत्री का भाषण ही तो सुनना चाह रहा था। विपक्ष यही तो चाह रहा था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य आए सदन के अंदर, और प्रधानमंत्री सदन के अंदर थे, वो अपना वक्तव्य दे रहे थे। लगभग 90 मिनट उनका भाषण हो चुका था और विपक्ष को आखिर इतना धैर्य क्यों नहीं हुआ कि उनका भाषण पूरा होने दें और मणिपुर पर वे क्या बोलते हैं या नहीं बोलते हैं इस बात का इंतज़ार कर लें, और अगर एक बार वो नहीं बोले कुछ भी तब बहिष्कार करें या तब कोई अगला स्टेप उठाएं। लेकिन जब उनका वक्तव्य जारी था और प्रधानमंत्री बोल ही रहे थे, तब मणिपुर पर उनके वक्तव्य की मांग करते हुए सदन का बायकॉट कर देने के पीछे आखिर विपक्ष की क्या रणनीति थी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जिन्होंने कि लगभग 2 घंटे 12 मिनट लंबा भाषण दिया, अपने शुरुआती 90 मिनट के भाषण में उन्होंने मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री का वक्तव्य अगर मणिपुर पर भाषण के शुरुआती हिस्से में या 90 मिनट से पहले ही आ गया होता तो क्या विपक्ष बायकॉट नहीं करता? इन सारे सवालों का अंदर तक, तह तक जाकर मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको निश्चित रूप से वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जिस लम्हे पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे और सदन में एक तरह से नारेबाजी का माहौल था, और उस नारेबाजी के माहौल के बीच कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल सदन का बायकॉट करके बाहर चले गए। ये गठबंधन गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपने देखा कि सदन में प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, क्या माहौल था, क्या नज़ारा था, किस तरह से प्रधानमंत्री सदन को ये बता रहे थे, देश को ये बता रहे थे कि विपक्ष की तरफ से क्या गारंटी है, और यदि तीसरी बार उनकी सरकार आएगी इस देश में तो उनकी तरफ से क्या गारंटी होगी। तो ये लम्हा था जिस वक्त विपक्ष बिल्कुल आपे से बाहर हो गया, उसका धैर्य समाप्त हो गया और उसे लगा कि अब इस भाषण को और सुनने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन विपक्ष ने क्या इस कारण से सदन का बायकॉट किया कि प्रधानमंत्री ने 90 मिनट तक मणिपुर पर कोई वक्तव्य नहीं दिया था, या इसके पीछे की कोई और वजह थी? अगर सतही दृष्टि से देखेंगे और विपक्ष के बयानों पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि चूंकि प्रधानमंत्री ने शुरुआती 90 मिनट तक अपने वक्तव्य में मणिपुर पर कुछ भी नहीं कहा था, इस बात से अधीर होकर जो है अधीर रंजन चौधरी की पार्टी और अन्य पार्टियां सदन से बाहर चली गई। लेकिन अंदर की बात यह है कि विपक्ष को किसी भी सूरत में सदन का बहिष्कार करना ही था। अगर प्रधानमंत्री ने
मणिपुर पर वक्तव्य दे दिया होता विपक्ष के मौजूद रहते ही, तब वो उनके बयान से असंतुष्ट होकर बायकॉट करते, क्योंकि उनको वोटिंग का बहिष्कार करना था। यदि आप ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने शुरुआती 90 मिनट में मणिपुर पर कुछ नहीं बोला और इस बात से अधीर होकर, धैर्य खोकर विपक्ष ने सदन का बायकॉट किया, तो ये सतही बात है, सतह की बात है। प्याज में जो सबसे ऊपरी छिलका दिखाई देता है वो छिलका ये है। अंदर के छिलके की तरफ जब आप जाएंगे पड़ते उघाड़ते हुए प्याज के अंदर, तो बिल्कुल अंदर जो आपको मिलेगा वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि विपक्ष को बायकॉट करना ही था। अगर प्रधानमंत्री ने बिल्कुल शुरू में ही अपना वक्तव्य दे दिया होता मणिपुर पर, तो भी विपक्ष को बायकॉट करना था, यह कहते हुए कि हम आपके बयान से सहमत नहीं हैं या संतुष्ट नहीं हैं, और फिर वो नारेबाजी करते हुए वो चले जाते। क्योंकि एक तो उनको मणिपुर पर एक्स्ट्रा कंसर्न शो करना है विपक्ष को, जो कि वो लगातार शो करता हुआ आ रहा है, और विपक्ष को ये जताना है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। मणिपुर में जो लगातार 2-3 महीने से इतनी हिंसा चली आ रही है, उसको लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है, विपक्ष संवेदनशील है। और दूसरी चीज़ ये साबित करनी थी कि प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल केयरलेस रवैया उनका है, बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया है, बिल्कुल इग्नोरेंस वाला उनका रवैया है, बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री को जैसे मणिपुर की कोई चिंता ही नहीं है। तो इस तरह से उनको साबित करना था या जताना था। तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते, किसी भी तरह का जवाब देते, तो अंदर की बात यह है कि विपक्ष की ये रणनीति थी कि उस जवाब से असंतुष्ट होकर वो सदन का बायकॉट कर देते। कारण उनको मतदान में जाना नहीं था। मतदान में 2-3 कारणों से नहीं जाना था। पहला कारण तो ये था कि मतदान में अगर वो जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि लोकसभा में तो अपार बहुमत है मोदी सरकार को, और उसमें जो है ये 100-125 या 130-40 वोट लाकर वो उस अविश्वास प्रस्ताव को पास तो करा नहीं सकते थे। दूसरी बात उसमें ये हुई कि जितने वोटों की उम्मीद थी विपक्ष को, जितनी विपक्षी पार्टियों के जुड़ने की इस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को उम्मीद थी, उतनी विपक्षी पार्टियां नहीं जुड़ पाई। आपको मालूम है कि बीजेपी की अपनी सीटें लोकसभा में 2019 में 301 थी। जो प्रीपोल अलायंस था एनडीए, उसकी सारी सीटों को मिलाकर 353 सीटें थी। नीतीश कुमार जैसी कुछ पार्टियां उसमें से बाहर निकल गई। इसके बावजूद जो अभी गणित था लोकसभा के अंदर, वो 366 या इससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में था। तो बात ये भी हो गई कि जिस वक्त विपक्ष ये दावा कर रहा है कि हमारे साथ ढेर सारी विपक्षी पार्टियां जुट रही हैं और हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत कम हो रही है और उनके सहयोगी दल उनको छोड़ कर जा रहे हैं, उस वक्त सदन में अगर मतदान हो जाता तो ये दिखाई दे जाता कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के जो मौजूदा एनडीए के जो घटक दल हैं वो तो हैं ही, कई अन्य पार्टियां जिनसे विपक्ष ये उम्मीद करता होगा कि वो हमारे साथ क्यों नहीं आते, वो पार्टियां भी, जैसे कि वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश की, तेलुगु देशम पार्टी, जैसे कि आप ये देखिए नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, इस तरह की पार्टियां भी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में मतदान कर सकती थी। इस तरह की रिपोर्ट्स थी। तो कुल मिलाकर तस्वीर जो बनने वाली थी, अगर मतदान हो जाता तो सदन में 360, 65, 66 या इससे भी कुछ ज़्यादा वोट जो है नरेंद्र मोदी की सरकार के पक्ष में गिरते। तो ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होता कि 2019 में एनडीए ने जितनी सीटें हासिल की थी उससे भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में मतदान होने वाला था इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। जब लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर, दिल्ली सर्विस बिल पर बहस चल रही थी, तब भी अपोजिशन ने मतदान से पहले ही
सदन का बायकॉट कर दिया था और दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया था। तो लोकसभा में विपक्ष की कहीं से भी ये मंशा नहीं थी कि वो मतदान तक इंतज़ार करें। तो चूंकि मतदान तक उन्होंने इंतज़ार किया नहीं, प्रधानमंत्री का भाषण वो बीच में छोड़कर चले गए। तब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने इतना लंबा वक्त क्यों लिया? 90 मिनट के भाषण उनके हो चुके थे और तब तक भी प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुछ क्यों नहीं बोला था? तो इसमें अंदर की बात यह है कि प्रधानमंत्री चाहते तो बिल्कुल शुरू में बोल सकते थे मणिपुर पर, जैसा कि विपक्ष ने लगभग शुरू से ही मांग करना शुरू कर दिया था कि मणिपुर पर बोलिए। तो अगर प्रधानमंत्री चाहते तो बिल्कुल शुरू में ही जो उन्होंने लगभग अपने भाषण के अंत में बोला वो बात वो जो है शुरू में ही बोल सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी शुरू में क्यों नहीं बोला, उसका जवाब इसी में निहित है कि प्रधानमंत्री को भी ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर मैं शुरू में ही मणिपुर पर बोल दूंगा तो विपक्ष बायकॉट कर देगा। प्रधानमंत्री सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इतने अनुभवी पॉलिटिशियन है, उनको विपक्ष की रणनीति को वो समझते हैं। तो उन्हें पता था कि अगर मैं शुरू में भी मणिपुर पर बोल दूंगा तो मेरे जवाब से असंतोष जताते हुए वो शुरू में ही बायकॉट कर देंगे। तो अगर शुरू में ही वो बायकॉट कर देंगे तो विपक्ष को इतना सारा जो उन्होंने सुनाया 90 मिनट तक, वो सुनाने का उन्हें मौका नहीं मिलता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलने वाले थे। प्रधानमंत्री बिल्कुल बोलने वाले थे। विपक्ष ने धैर्य नहीं दिखाया क्योंकि उनको धैर्य दिखाना नहीं था। तो कहीं से राजनीति चल रही है और मणिपुर को लेकर तो घनघोर राजनीति चल रही है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि मणिपुर के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं और मणिपुर में पिछले 2-3 महीनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उससे इस देश के हर नागरिक का हृदय दुखी भी है और द्रवित भी है। और इस देश का हर नागरिक हर रोज़ भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, सरकार से अपील भी कर रहा है कि मणिपुर के हालात जो है जल्द से जल्द ठीक हों। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई भी सरकार होगी तो क्या वो चाहेगी कि उसका एक राज्य जो है जलता रहे और लंबे समय तक जलता रहे? तो कुछ अंदरूनी हालात हैं मणिपुर के जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत विस्तार से लोकसभा में बताया था, बहुत विस्तार से जवाब दिया था और बड़े कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने मणिपुर के में नस्लीय हिंसा के इतिहास के बारे में भी बताया था, मणिपुर में नस्ल आधारित हिंसा क्यों होती है इसके बारे में भी बताया था, मणिपुर की इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया था। फिर भी अगर विपक्ष को लगता था कि इस पर और बात होनी चाहिए या कई सारे सवाल अगर विपक्ष के मन में थे जिनके बारे में उसको लगता था कि इन सवालों के जवाब आने चाहिए, तो बार बार सरकार ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चर्चा करा लीजिए, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं। आप जो केवल 267 की बात कह रहे हैं उस पर हम चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि 267 नियम के तहत चर्चा का कोई इस वक्त जो है औचित्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि मणिपुर पर राजनीति ज़्यादा हो रही है, बातें कम हो रही है। बहुत अच्छा होता कि मणिपुर के मुद्दे पर सदन में एक पूरे दिन चर्चा होती। विपक्ष अगर इतना सेंसिटिव है तो उसकी तरफ से सवालों की बौछार होती, सरकार की तरफ से उन सवालों का जवाब आता, तो शायद देश का और लोकतंत्र का अधिक भला होता।